हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। और अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन वो कराए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है किसी तार के प्रतिरोध पर प्रभाव। कब? जब उसकी लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाए या घटाया जाए। चलिए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, चलिए हमने मान लिया हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई L है। लंबाई हमने इसकी L मानी है और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये एरिया हमने A माना हुआ है। ठीक है, दोनों साइड का एरिया कितना है हमारे पास, ये A। तब इसका प्रतिरोध जो है वो R है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, हमने इसको इस तार को पकड़ के खींच दिया कुछ इस तरीके से। हाँ जी, कुछ इस तरीके से कर दिया हमने, इस तार को पकड़ के इस तरीके से खींच दिया। यानी हमने इसकी लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो मान लेते हैं हमने इसकी लंबाई को n गुना कर दिया। तो अब इसका प्रतिरोध R2 क्या होगा? ठीक है, अब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वही रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है, इसको अब समझते हैं। चलिए हम जानते हैं जो हमारा कोई भी तार है उसका प्रतिरोध उसके भुजाओं पर, डायमेंशन पर, तार के डायमेंशन पर, उसकी भुजाओं पर किस तरीके से निर्भर करता है। R बराबर रो L अपॉन A। ये होता है हमारे पास किसी भी चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, जहाँ रो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो कि उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, L होती है तार की लंबाई और A होता है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो पहली स्थिति में हमारे पास प्रतिरोध R1 कितना है, हमारे पास R है। ठीक है, चलिए R1 को हमने R मान लिया। R2 हमें फाइंड करना है कि R2 क्या हो जाएगा। चलिए तो R बराबर रो L अपॉन A से। तो R1 कितना है हमारे पास, रो L बट्टे A, जो कि हमारे पास R है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे हमने क्या किया है, ये इसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया है, n गुना कर दिया है। अब R2 निकालते हैं। चलिए R2 रो L2 अपॉन A2। ठीक है, क्या किया हमने, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को चेंज किया है। रो जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसको हम बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि किस पर निर्भर करती है, तार के पदार्थ पर, किस पदार्थ से बनी है। हमने पदार्थ परिवर्तित नहीं किया, सिर्फ क्या किया, हमने उस तार को पकड़ के खींच दिया है। ठीक है, खींच भी सकते हैं या उसको हम दबा के इसकी लंबाई को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो L2 हमारे पास है, L2 हमारे पास है n टाइम्स ऑफ L। ठीक है, जो पहले लंबाई थी उसको हमने क्या कर दिया है, n गुना कर दिया है। अब देखिए हमने डायग्राम में भी समझाया है, देखिए समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर हमने इस तार को थोड़ा सा मोटा बनाया और यहाँ पर हमने इसकी मोटाई को थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस मार्कर को समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको पकड़ के खींच दें तो क्या होगा, लंबाई बढ़ती जाएगी इसकी और ये क्षेत्रफल इसका कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाद का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे A2 मान लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस A2 का और इस A का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इनकी लंबाइयों का संबंध लिखा हुआ है, इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमें इनके क्षेत्रफलों का संबंध भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तो गौर से समझिएगा, तार पहले हमारे पास ये था, अब हमारे पास ये हो गया। तार वही रहा है। ठीक है, ना ही हमने उसमें अलग से कुछ जोड़ा है, ना हमने उससे उस काट के अलग निकाला है। ठीक है, ना ही अलग से कुछ जोड़ा है और ना ही हमने इसमें से कुछ तोड़ के अलग किया है। सिर्फ क्या किया, उसी तार को पकड़ के हमने खींच दिया है। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ समझने वाली बात ये है, तो जो आयतन इस तार का पहले था वही आयतन इस तार का क्या होने वाला है, बाद में होने वाला है। ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, प्रारंभिक आयतन
प्रारंभिक आयतन किसके बराबर हो जाएगा, हमारे अंतिम आयतन। प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, यानी V1 बराबर V2। और क्या होता है हमारे पास आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। या उसको क्या कह सकते हैं हम, A इंटू एल, ठीक है। यानी ये क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आयतन। क्लियर है, हाँ जी। A1 L1, ठीक से लिख लेते हैं इसको, हाँ जी। A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है, हाँ जी। A1 हमारे पास है, चलिए इसको A1 मान लेते हैं। A1 हमारे पास A है, A1 हमारा A है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास A1 हमारा A है और L1 बराबर L है, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, चलिए। तो A1 की जगह A आ गया, L1 की जगह L आ गया, ठीक है। A2 हमें क्या करना है, A2 हमें फाइंड करना है। और L2 हमारे पास है, L2 कितना है, चलिए L2 n टाइम्स ऑफ L, ठीक है। जो प्रारंभ की लंबाई है उसका क्या है, n गुना है। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ से n, L से L क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A बराबर n टाइम्स ऑफ A2, सॉरी A, ठीक है। A बचा यहाँ पे, ये तो A2 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये n कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में, ठीक है। चलिए ये हमारे पास A2 का मान आ गया, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं अब समीकरण 2 से, यहाँ लिख लेते हैं, हाँ जी। समीकरण 2 से, ये रहा हमारे पास समीकरण 2। R2 बराबर रो, चलिए रो यही रहा है, L2, हाँ जी L2 ये रहा हमारे पास NL, ठीक है। A2 देखिए हमने अभी निकाला है A अपॉन N, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A अपॉन N। क्लियर, चलिए अब इस संख्या के नीचे क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। देखिए ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। चलिए तो ये N हमारा ऊपर आया, तो ये हमारे पास रो रो NL ऐसे ही रहा, ठीक है। ये N हमारा ऊपर आ गया और अपॉन में हमारे पास ये A बचा। क्लियर, तो R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ N का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको आगे लिख लीजिए, N स्क्वायर रो L अपॉन A, ये बचेगा हमारे पास। N इंटू N स्क्वायर हो गया, गुणा में हमारे कुछ लिख सकते हैं, तो हमने उस N स्क्वायर को आगे लिख लिया, रो L अपॉन A, ठीक है, रो L अपॉन A। अब देखिए ये रो L अपॉन A क्या है हमारे पास, समीकरण 1 से देखिए R है, ठीक है, हाँ जी। समीकरण 1 से, और रो L अपॉन A किसके बराबर है, R के बराबर है, तो मान लगा दीजिए। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, N स्क्वायर ऑफ R, ठीक है। R1 बोल दीजिए या R बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी बाद का जो प्रतिरोध है, ठीक, यानी इसकी लंबाई को n गुना करने के बाद जो उसका प्रतिरोध आया वो प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना, ठीक है। यानी जितनी लंबाई का गुना करोगे प्रतिरोध क्या होगा, उसके स्क्वायर से उतना ही गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए उतने ही गुने हो जाएगा, चलिए इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं, n स्क्वायर R1 जो आपको ठीक से दिखाई दे। तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया इस तार का बाद का प्रतिरोध, ठीक। अब कभी कभी पूछ लेता है इसकी प्रतिशत वृद्धि भी पूछ लेता है कि कितने परसेंट क्या हो गया, तार के प्रतिरोध में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत वृद्धि कहाँ निकाल लेते हैं, चलिए जल्दी से आप इसको पोस्ट करके लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि, चलिए प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन लिख लेते हैं, चलिए परिवर्तन, ठीक। क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, यही होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिशत जो निकालते हैं क्या होता है हमारे पास, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100।
यानी कितना उसके मान में परिवर्तन आया है बट्टे उसका प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक है, एक तरीके से त्रुटि जो निकालते हैं उसमें पढ़ा होगा अपने 11वीं में, सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा आर कैसे निकालेंगे आप, R2 माइनस R1 करके। ठीक है, बाद के प्रतिरोध में से पहला प्रतिरोध घटा दीजिए और अपॉन में क्या आ जाएगा R1। ठीक है, प्रारंभिक मान उसका इंटू 100। चलिए मान लगा देते हैं। R2 कितना आया था देखिए हमारे पास n स्क्वायर R1। R1 तो हमने R1 ही रहने दिया है, अपॉन में R1 इंटू 100। देखिए ऊपर से R1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ही R1 इस तरीके से रहा इंटू 100। चलिए देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन आया वो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत से इस तार के प्रतिरोध में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब चलिए इस केस में देखिए हमने क्या किया था, इस चालक तार की लंबाई को बढ़ाया था। अब हो सकता है क्वेश्चन में क्या दिया हो, इस चालक तार की लंबाई को कम भी कर सकता है वो। ठीक है, तार को खींचकर क्या कर सकते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, और दबाकर क्या कर सकते हैं, उसकी लंबाई को हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। चलिए तो क्या किया हमने, कुछ इस तरीके से किया। ठीक, इस तार को हमने दबा दिया और कुछ इस तरीके से बन गया। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में से आपको दिखाई दे रहा होगा, लंबाई देखिए इसकी कम हो गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, इसका बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो हमने मान लिया जो अब इसकी लंबाई है वो कितनी हो गई है, प्रारंभिक लंबाई की 1/n गुनी। ठीक है, कम कर दिया हमने इसकी लंबाई को दबाकर इसको L/n। ठीक है, और ये एरिया हमारे क्या मान लिया हमने A डैश। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, A डैश को देखिए इन पहले वाले क्षेत्रफलों से थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, इस तार को हमने क्या किया, दबाया है, उसकी लंबाई को कम किया है, तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी तार की, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर से वही कंडीशन हमारे पास, जब इसकी लंबाई L थी और एरिया A था, तो इसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हमारे पास R था। हमने क्या किया, इसको दबाया है और इसकी लंबाई को क्या कर दिया, पहली की अपेक्षा 1/n गुना। ठीक है, L/n गुना कर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बदल के क्या हो गया, A डैश हो गया। ठीक है, चलिए सेम वहीं से शुरुआत होने वाली है, R बराबर रो L/A से। A1 हमारे पास A है, L1 हमारे पास L है। अब L2 क्या हो गया, चेंज हो गया, L2 चेंज होके क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई का 1/n गुना हो गया है। ठीक है, चलिए तो R1 क्या हो गया, रो L/A, जिसको हमने R बना समीकरण नंबर 1। ठीक है, R2 क्या हमारे पास, रो L2/A2। चलिए तो L2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रारंभिक लंबाई का 1/n गुना। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, आयतन बराबर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम वही केस है, ना हमने क्या किया है, तार को काट के अलग किया है, ना तार में अलग से कोई हिस्सा जोड़ा है, बस उसी को हमने क्या किया है, खींचा है और दबाया है। ठीक है, तो आयतन क्या रहने वाला है, हमारा आयतन वही रहने वाला है। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा अंतिम आयतन। यहाँ भी आयतन हमारा समान रहेगा, यानी V1 बराबर V2 डैश। ठीक है, डैश मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, V2 हमने पीछे यूज किया था, इसमें क्या मान लिया इसको, V2 डैश। हाँ जी, तो आयतन सेम वही A1 L1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास A2 डैश और L2 डैश। L2 डैश मान लीजिए, L2 मान लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए L2 डैश मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं थोड़ा सा उससे। हाँ जी, अब A2 डैश का मान हमें चाहिए। ठीक है, चलिए A2 डैश मान लेते हैं यहाँ पे, और ये L2 डैश। हाँ जी, तो A2 डैश क्या हो जाएगा, ये L2 डैश अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास A1 L1 और ये L2 डैश क्या आ गया हमारे पास, अपॉन में आ गया। चलिए तो A2 डैश, हाँ जी, A1 हमारे पास A है, L1 हमारे पास L है, और L2 डैश क्या है हमारे पास, L/n। ठीक है, L/n, देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, पूरे के नीचे AL के नीचे क्या कीजिए, 1 मान लीजिए, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो A2 डैश, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको हम,
A2 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये 1 नीचे इसके साथ आया और ये n ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n आगे लिख दिया हमने और ये बचा। ठीक है, देखिए L से L कैंसिल हो गया, तो A2 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, n टाइम्स ऑफ A। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका बाद का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं इसका। अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हाँ जी, समीकरण 2 से ये रहा हमारे पास समीकरण। तो R2 हमारे पास R2 है, रो यही है। L2 डैश हमारे पास ये रहा, L अपॉन N और A2 डैश, ठीक है, A2 डैश हमने भी फाइंड किया है, NA, हाँ जी, NA। चलिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये नीचे आएगा और ये 1 ऊपर जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से हमारे पास, R2 बराबर, हाँ जी, ऊपर बचेगा हमारे पास रो L और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, N स्क्वायर A। ठीक है, ये n नीचे है, इसलिए कोई बात नहीं, 2 स्टेप में लिख देना है, NA इंटू एन, इस तरीके से आएगा, ये n नीचे आ गया और ये 1 हमारा ऊपर गया, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, रो L अपॉन NA इंटू एन। क्या लिख सकते हैं इसको आप, रो L अपॉन A, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1 अपॉन एन स्क्वायर हमने आगे लिख लिया, रो L अपॉन A को हमने पीछे लिख दिया। हाँ जी, रो L अपॉन A क्या है हमारे पास, रो L अपॉन A हमारा क्या है, R1 है। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में, यानी जब तार की लंबाई को दबाकर कम कर दिया जाता है, तो जो बाद का प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना आया, 1 अपॉन एन स्क्वायर गुना आया, यानी प्रतिरोध घट गया। ठीक है, एन का मान कुछ तो होगा, ठीक है, 2 3 4 कुछ तो संख्या होगी, तो देखिए और अपॉन में आ रही है और उसका स्क्वायर हो रहा है, नहीं R2 का जो मान है वो R1 से क्या आएगा, कम आएगा, यानी जब तार को दबा दिया जाएगा, दबा के उसकी लंबाई को कम किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जब तार की लंबाई को खींचा जाएगा, ठीक है, खींच के उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आ गया हमारे पास इसका रिलेशन है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, इसका पोस्ट करके लिखिए इसको, 1 2 3। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं इसमें प्रतिशत परिवर्तन। चलिए प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, हाँ जी, सेम वही जैसे ही फाइंड किया था फर्स्ट केस के लिए, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। हाँ जी, डेल्टा R कैसे निकालेंगे आप, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ठीक है, चलिए R2 कितना आया हमारे पास, देखिए R2 ये आया 1 अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, R1 हमारे पास R1 है, अपॉन में R1 इंटू 100। देखिए ऊपर से क्या कर लीजिए, R1 कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में क्या है हमारे पास, ये R1 इंटू 100, R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से हमारे पास, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, हाँ जी, तो एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, एन स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब इसका क्या लगा लीजिए यहाँ पर, मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि ये आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव में रहने देना चाहते हैं, मोड मत लगाइए, तो आंसर किस में आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव क्या दर्शाएगा कि प्रतिरोध में कमी हुई है। ठीक है, चलिए आप इसी तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर अगर नेगेटिव में आएगा तो वो क्या दर्शाएगा, वो ये दर्शाएगा कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन आया है, ठीक है, उसकी लंबाई को घटाने के बाद वो कमी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई को कम करने के बाद इसका प्रतिरोध में, प्रतिरोध का मान और प्रतिशत परिवर्तन। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़े इसको हटा देते हैं, रिजल्ट याद रखेंगे हम, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट इनके आए हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे सवालों में। चलिए बस जल्दी से इसको साफ किए देते हैं। चलिए ऑलमोस्ट हो ही गया, चलिए अब सवाल देखते हैं। हाँ जी, चलिए पहले एक छोटा सा ही सवाल देखते हैं। चलिए हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है
तार को पिघलाकर पहले से आधे लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको। यानी हमारे पास क्या था, पहले एक तार था जिसका प्रतिरोध हमारे पास 16 ओम है, जिसका प्रतिरोध हमें 16 ओम दिया हुआ है। बाद में हमने क्या किया, इस तार को पिघलाया है और इस तार की आधी लंबाई का हमने तार खींचा है। ठीक है, यानी इस तार का प्रतिरोध पहले हमारे पास 16 ओम था, हमने इस तार को क्या किया, इस तार को पिघलाया और एक नया तार बनाया। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, इसकी तार की लंबाई की आधी है। ठीक है, यानी L2 कितना हमारे पास, L2 आधी मतलब L/N। ठीक है, हाँ जी, तो L/2। ठीक है, यही होगी आधी लंबाई, कितनी हो जाएगी, L/2। कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, तो N का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए तार की लंबाई को क्या किया गया है, कम किया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे अब, R2 बराबर R1/N²। ठीक है, यही फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था। R1 कितना दिया आपको, देखिए R1 का मान आपको 16 दिया हुआ है। ठीक है, R1 हमें 16 दिया हुआ है और N का मान कितना है हमारे पास, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, तो R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम। यानी बाद में जो इस तार का प्रतिरोध होने वाला है वो कितना होगा, 4 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास, 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, जिससे उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, यानी हमारे पास पहले एक तार था जिसका प्रतिरोध हमें 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, मोटा तार था एक ये, इसको क्या किया गया है, एक समान मोटाई है ये। ठीक है, इसको एक पतले तार में खींचा गया है। ठीक है, पतले तार में किस तरीके से खींचेंगे, इसको इस तरीके से खींच के एक पतला तार बनाया गया है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ये सब जगह एक से बने। ठीक है, ताकि इसका ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सब जगह एक समान होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए, लगभग जैसे एक साथ से बना, थोड़ा बहुत हो गया है। चलिए, हाँ जी, तो हमने क्या किया है, इस मोटे तार को पतले तार में खींचा है और जो उसकी लंबाई है वो कितनी हो गई है, इसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी हो गई है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमारे पास, 3L। ठीक है, तो उसमें कौन सा केस लगाने वाले हैं हम, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है हमारे पास, R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, N² टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, हाँ जी, तो L2 कितना हो गया है, 3 गुना यानी 3L। कंपेयर कीजिए इसको N/L से, तो N का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, 3। N का मान यहाँ रख दीजिए, तो R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर इंटू R1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 10, तो R2 कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, 9 ढाई 90। यानी जो बाद का प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। इस खिंचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको, चलिए समझा देते हैं। यानी हमारे पास पहले एक तार था जिसका प्रतिरोध हमारे पास हमें R दिया हुआ है। चलिए, एक तार था जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हमें R दिया हुआ है। हमने क्या किया है, इस तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया है। चलिए, यानी तार को खींचा गया है और उसकी लंबाई को 3 गुना किया गया है। यानी लंबाई पहले L थी, तो बाद में इसकी लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, 3L। चलिए, पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात किए लेते हैं, बाद में इसका प्रतिरोध कितना हो गया होगा। हाँ जी, तो L2 कितना किया गया है, इसको 3 गुना। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिए इसका N/L से, तो N का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 आ जाएगा। चलिए, तो बाद का प्रतिरोध R2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, N² R1, क्योंकि इस केस कौन सा केस है, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाया जाए तब प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रारंभिक प्रतिरोध का N² गुना हो जाता है। चलिए, R2
एन का मान लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर इंटू R1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 9R1। ठीक है, R1 कितना माना हमने, R माना है, यानी जो बाद का प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाना है, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं सवाल को। ये तो हमारे पास सिंपली आ गया बाद का प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध आ गया। अब क्या किया इन्होंने, अब इस तार को 3 बराबर भागों में बांटा है इन्होंने। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा लगे बराबर बराबर तीनों भाग, समझिए जरा इसको। हाँ जी, अब इस तार को उन्होंने क्या किया है, इस तरीके से 3 बराबर भागों में बांट दिया है। चलिए, हाँ जी, ठीक है, हमारे पास पहले एक तार था, इसकी लंबाई L थी, हमने इसको खींचा और उसकी लंबाई को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। हमने उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब जो हमने जो तार को खींच के 3 गुना किया था, हमने क्या किया, उस तार के अब बराबर बराबर 3 हिस्से किए हैं। चलिए, तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्या 9R होगा या कुछ बदल जाएगा। ठीक है, इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है हमारे पास, रो L अपॉन ए। ठीक है, जहाँ रो होता है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो कि किस पर निर्भर करती है, इसके पदार्थ पर, तार जिस पदार्थ से बना है। ठीक है, तो हर एक पदार्थ का जो तार है उसका पदार्थ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सिंपल हमने एक तार को तो क्या किया है, 3 हिस्सों में काट दिया है, तो पदार्थ बराबर हो गया। ठीक है, हाँ जी, एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हर तार के लिए क्या है, देखिए समान है। ठीक है, समान मोटाई थी तार की, तो ए भी समान रहा। देखिए एल, एल क्या हो गया, एल बदल गया। ठीक है, जो पहले लंबाई हमारे पास क्या थी, 3L थी, वो क्या रह जाएगी, L L L। ठीक है, तभी तो तीनों को एक साथ जोड़ के रखेंगे तो 3L बनेगी, यानी लंबाई चेंज हो गई। ठीक है, लंबाई क्या रहेगी, पहले के मुकाबले 1/3 गुनी रह गई। ठीक है, समझिए, पहले 3L था फिर L रह गया, तो 3L से L कब मिलेगा, जब आप इसमें 1/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट के क्या बचेगा, L बचेगा। ठीक है, यानी जो लंबाई रह गई वो कितनी रहेगी, प्रत्येक की जो इसकी प्रारंभिक लंबाई थी उसकी 1/3 गुनी। ठीक है, 1/3 गुनी रह गई। तो जो इन तारों का प्रतिरोध होगा वो इसका कितने गुना होगा, 1/3 गुना। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो संबंध लंबाइयों में हो जाएगा वही प्रतिरोधों में होगा। ठीक है, ठीक है, यस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं बदला है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहा है इसलिए। ठीक है, जो संबंध लंबाइयों में आ गया वही प्रतिरोधों में आ जाएगा। चलिए, तो इनकी प्रतिरोध हम मान लेते हैं R डैश R डैश। ठीक है, सभी के प्रतिरोध बराबर ही आने हैं। चलिए, तो R डैश कितना हो जाना है यहाँ से, 1/3 ऑफ R2, तो 1/3 ऑफ 9। तो हर एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, R2 हमारे पास 9R1 है, तो R डैश कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, 3 3 9 3R। ठीक है, यानी हर एक इस टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 3R। आगे समझते हैं, अब क्या किया है इन्होंने, इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों को इन्होंने समांतर क्रम में जोड़ा है और हमसे पूछा है कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यही बनाए बता देते हैं इसको, एक रफ डायग्राम यही समझा देते हैं। चलिए, हमें इसको सिंपल समझिए, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, जो हम इस तरीके से प्रतिरोधों को प्रदर्शित करते हैं ना, वही चीज है ये। 3 प्रतिरोध है हमारे पास, हमने इन तीनों प्रतिरोधों को क्या कर दिया, समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया। तो अब इनसे जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में आर नेट कैसे निकालते हैं। हाँ जी, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, हाँ जी, कैसे निकालते हैं, 1/r करके। 1/r नेट किसके बराबर हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलिए, इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए R1 R2 R3 तीनों ही बराबर हैं और R डैश यानी कितना है, सबका मान 3R। चलिए यहाँ रख दीजिए, R1 के लिए भी 1/3R, यानी R1 का मान भी 3R, R2 का मान भी 3R और R3 का मान भी 3R। देखिए सबके बेस क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, सबके बेस में क्या लिखा हुआ है, 3R 3R 3R। तो ऊपर की संख्या को क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या सिंपल आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एलसीएम लेके ये लेते हैं। चलिए, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, 3R। 3R से 3R एक बार कटेगा, एक गुणा ऊपर कीजिए एक आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1 + 1,
ऊपर कितना हो जाना है हमारे पास 3/3r। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1/r नेट कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1/r। हमें किसका मान चाहिए, आर नेट का मान चाहिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों को पकड़ के उल्टा कर दीजिए। तो आर नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, आर नेट का मान आ जाएगा आर, आंसर। यानी जो कुल प्रतिरोध आएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम से, वो कितना आएगा, आर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या कह रहा है सवाल। पहले हमारे पास एक तार था जिसकी लंबाई L है। हमने क्या किया है, इस तार की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया है। चलिए, इस तार की लंबाई को हमने 10% से बढ़ा दिया, तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अगर आप सोच रहे हो जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे हम कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा समझिए। क्योंकि अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े थे, जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे, उसमें हमने सवाल को तार को क्या किया था, जो भी उसकी लंबाई थी L, उसको हमने क्या किया था, किसी गुने से बढ़ाया था। ठीक है, तो 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। ठीक है, यानी n का मल्टीप्लाई किया था, वो n का मान कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर हमने क्या किया है, गुना नहीं किया है। ठीक है, गुनाह। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है गुना, एक होता है गुनाह। यहाँ हमने गुना किया है। ठीक है, चलिए, यानी बाद में इसकी लंबाई को किया हमने 10% बढ़ाया है। ठीक है, यानी इस सवाल में लंबाई को हमने क्या किया है, प्रतिशत से बढ़ाया है। यानी कहने का मतलब ये है, इस सवाल को हम उस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो क्या होगा, आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले L1 हमारे पास कितना है, L है इसकी लंबाई। ठीक है, बाद में हमने क्या किया है, इसकी लंबाई को 10% से बढ़ाया है। ठीक है, यानी L1 लंबाई इसके पास पहले से थी, अपनी लंबाई इसके पास थी। हमने क्या किया है, इसकी लंबाई का 10% यानी L1 का 10% क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। ठीक है, समझिए। देखिए L1 लंबाई, ठीक है, L1 लंबाई पहले की इसकी अपने पास है, हमने क्या किया है, इसकी लंबाई को 10% से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो L1 लंबाई तो इसकी पहले पास अपने थी, हमने क्या किया है, L1 का ही 10% निकाल के उसको क्या कर दिया, उस मान से बढ़ा दिया उसकी लंबाई को। चलिए यहाँ से किए लेते हैं हम L1। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, 10/100। ठीक है, प्रतिशत का निशान हटाएंगे और क्या करेंगे, आप 1/100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से L1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/10। एलसीएम ले लीजिए तो 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 10 L1, यहाँ से 1 से कर दीजिए L1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11L1/10। यानी बाद की जो लंबाई है वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जाएगी, 11/10 गुनी। ठीक है, यानी L2 जो आया वो L1 का कितना आया, 11/10 गुना आया। समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब निकाल लेते हैं इसके आप। ठीक है, ये लंबाई बदली है, इसी तरीके से क्या बदला होगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदला होगा। ये क्षेत्रफल A है, तो बाद का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, A डैश मान लिया। अब देखिए सेम यहाँ भी आयतन दोनों का क्या रहने वाला है, आयतन दोनों का सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ना तार को हमने काट के अलग किया है, ना ही कुछ अलग से तार उसमें जोड़ा है, सिर्फ उसी को हमने क्या किया है, पकड़ के खींच दिया है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी क्या कीजिए आप, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन को बराबर रख दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा किसके, अंतिम आयतन। ठीक है, चलिए आप लेकिन इसको पूरा लिखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। ठीक है, प्रारंभिक आयतन और ये किसको दिखा रहा है हमारे पास, अंतिम आयतन को। ठीक है, चलिए V1 और V2 ब्रेक कर दीजिए इसको, A1 L1 में और इसको ब्रेक कर दीजिए A2 L2 में। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो A1 को A1 रहने दीजिए, L1 हमारे पास L है। ठीक है, A2 को A2 रहने दीजिए और L2 कितना हमारे पास, L2 हमारे पास ये आया 11L1/10। तो देखिए L1 से L1
सॉरी एल से एल, ठीक है। L1 कितना है, एल ही है, ठीक है। आप इसको L1 रहने दीजिए, तो L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो उनके संबंध आया वो कितना आया, A1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, A2 इंटू 11/10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का संबंध, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो पहले प्रतिरोध कितना रहा है इसका, L1 रो L1/A1, ये लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ जी। R2 कितना हो गया हमारे पास, रो L2/A2, ठीक है। चलिए, क्या पूछा हमसे, उनका प्रतिशत परिवर्तन। हाँ जी, निकाल लेते हैं, प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। हाँ जी, डेल्टा आर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। देखिए यहीं से क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे A+B/C, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, इस C को A के नीचे भी लिख सकते हैं और B के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम लीजिए, लौट की यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहे हैं, इस R1 को हम R2 के नीचे भी लिख दे रहे हैं और R1 के नीचे भी लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये, चलिए, R2/R1 और यहाँ से R1/R1 इंटू 100। ठीक है, R1 से R1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, R2/R1 -1 इंटू 100, ठीक है। चलिए, हाँ जी, लगा दीजिए R2 और R1, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए, R2/R1 का मान चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं उस मान को हम, ठीक है। चलिए, हाँ जी, भाग कर दीजिए, तो R2/R1, हाँ जी, R2 कितना है हमारे पास, रो L2/A2 और R1 कितना है हमारे पास, रो L1/A1। देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, रोना नहीं है क्योंकि हमें चलिए, हाँ जी, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए A1 कूद के ऊपर पहुंच गया, L2 पहले से ही है वहाँ पे, हाँ जी, A2 नीचे आएगा और L1 नीचे है ही पहले से, ठीक है। अब इनके मानों को यहाँ से रख दीजिए, हाँ जी। हमारे पास L2 का मान है, चलिए, और A1 का भी मान है। तो A1 कितना हमारे पास, A2 इंटू 11/10, हाँ जी। कितना है हमारे पास, ये A2 का मान है हमारे पास, सॉरी A1 है हमारे पास A2 इंटू 11/10 और L2 कितना है हमारे पास, हाँ जी, 11/10 L1 और नीचे कितना है हमारे पास, A2 L1। देखिए A2 से A2 कट गया, L1 से L1 कट गया, हाँ जी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, R2/R1 कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 121/100। ये हमारे पास R2/R1 का मान आ गया, इसको यहाँ रख दीजिए, बस हो गया सिंपल। हाँ जी, तो 121/100 माइनस 1 इंटू 100, हाँ जी। एलसीएम ले लीजिए इसके नीचे 1 मान के, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 100, हाँ जी। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 121 माइनस 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया और 121 में 100 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 21%, यानी जो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, 21%, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा और इसमें समझा देते हैं, अगर आप इतनी इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आप पहले देखिएगा किस नंबर में ये आया हुआ सवाल है। अगर मान लीजिए ये सवाल ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया है, तो अभी जो बताने वाले हैं आप सीधे सीधे उसका इस्तेमाल कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये सवाल मान लीजिए आता है 3 नंबर के हिसाब से आता है, ठीक है, मान लीजिए ये सवाल 3 नंबर में आ गया या 5 नंबर में किसी बड़े क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन के साथ उन्होंने दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर 3 नंबर या 5 नंबर में अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको इसी तरीके से ये पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है। तो जल्दी से पोस्ट करके आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये समझाते हैं 1 2 3, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको शॉर्ट किए लेते हैं 1 नंबर के लिए। मान लीजिए अगर ये 1 नंबर में पूछा जाता तो वहाँ पे इतना सारा थोड़ा ही करेंगे हम, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी फिर वहाँ पे हमें, ठीक है। क्वेश्चन को हमें क्या करना है, नंबर के हिसाब से करना है। अगर ज़्यादा नंबर का है तो हम ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन करेंगे, अगर कम नंबर का है तो उस हिसाब से हम
कोशिश करेंगे उसमें कम से कम कैलकुलेशन हमें करनी पड़े और जल्दी से जल्दी सवाल वो हो जाए। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए जरा सा अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पे अगर गौर किया होगा तो आपको कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ से भी इसको बचा लेते हैं। अ, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास L2 का मान आ गया। इसी का कंपैरिजन किससे कर लीजिए, इसी को कंपेयर कर लीजिए Ln1 से। यही तो करते थे हम, ठीक है। L2 बराबर n टाइम्स ऑफ L1, जो पीछे हमने किया था जब तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है n गुना किया जाता है। तो n का मान देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया 11/10, ठीक है। अभी देखिए हमने प्रतिशत परिवर्तन निकाला था फॉर्मूला, ठीक है। जब पहला केस कराया था उसमें हमने प्रतिशत परिवर्तन में निकाला था प्रतिरोध में, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, चलिए जो फॉर्मूला आया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के देते हैं। इस पीछे हमने प्रूफ कराया, आप चाहे तो रिवाइंड करके उसको देख लीजिए, या आपको याद भी होगा वो। हाँ जी, तो जो फॉर्मूला आया था डायरेक्ट वो क्या निकल के आया था हमारे पास, n² - 1 × 100, ठीक है। यही निकल के आया था प्रतिशत परिवर्तन के लिए, 100 है ये, ठीक है। 6 मत समझिएगा, इसका 0 है ये, ठीक है। हाँ जी, तो n का ये मान रख दीजिए और देखिए फाइनल जो हमने किया है वो भी यही निकल के आया था, ठीक है। फाइनली जो भी आया है वो भी क्या आया था, 11/10 का होल स्क्वायर -1 × 100, कर लीजिए इसका स्क्वायर। हाँ जी, 11 का बार कितना हो जाएगा, 121/100 -1 × 100, ठीक है। देखिए अभी जब मैंने किया था उसमें देखिए यही टर्म निकल के आया था लास्ट में, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 121 - 100/100 × 100, 100 से 100 कट गया, तो देखिए घटा दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 21%, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा डायरेक्ट आ गया। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद है हमें, अगर ये फॉर्मूला हमको याद है तो डायरेक्ट हम इसको देखिए कितने शॉर्ट तरीके से ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये कब लगाना है आपको, जब ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाए। अगर 3 या 5 पूछा जाता है तो जो पीछे भी समझाया था वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के फर्स्ट पॉइंट प्रतिरोध, सेकंड पॉइंट पदार्थ की प्रतिरोधकता, थर्ड पॉइंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए सवाल समझते हैं। पहले हमारे पास क्या था, एक तार था, चलिए थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको। चलिए एक तार था हमारे पास, हमने क्या किया है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया है। चलिए तार की लंबाई को हमने 3 गुना कर दिया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस तार को एक नियत विभवांतर यानी एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज हमने V माना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये V यहाँ आयतन के लिए नहीं, बैटरी के वोल्टेज के लिए है, ठीक है। हाँ जी, तो हमसे पूछा है इसके प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिरोध का क्या होने वाला है, ठीक है। प्रतिरोध का सिंपल क्या होने वाला पता है हमें। हाँ जी, लंबाई L है, बाद में इसकी लंबाई खींच के कितनी कर दी गई है, 3 गुनी कर दी गई है। तो L1 हमारे पास L है और L2 कितना किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। तुलना कर लीजिए इसकी NL से, तो N का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें 3, ठीक है। चलिए तो जो बाद का प्रतिरोध है वो पहले के प्रतिरोध का कितना गुना हो जाना है, n² गुना हो जाना है। n का मान लगा दीजिए 3² टाइम्स ऑफ R1। जो प्रतिरोध है बाद का वो कितना हो जाएगा, पहले प्रतिरोध का 9 गुना, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, क्या पूछा हमसे, बस इसकी अब प्रतिरोधकता का क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करती है, ठीक है। पदार्थ पर डिपेंड करती है, किस पदार्थ से हमारा तार बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ तार की लंबाई को खींचा है, ठीक है। या तार की लंबाई खींचने से या उसको दबाने से क्या उसका पदार्थ बदल जाएगा, मान लीजिए प्लास्टिक का मार्कर है, ठीक है। हम इसको खींचें तो क्या ये लोहे या स्टील का बन जाएगा, या इसको दबाएं तो क्या ये लोहे या स्टील का बन जाएगा, नहीं, ठीक है, रहेगा ये प्लास्टिक ही, ठीक है। वो बात लगेगा ये टूट जाएगा, ठीक है। चलिए पदार्थ वही रहेगा, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता पर क्या होगा, कोई प्रभाव
नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गई प्रतिरोधकता की बात। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपने ओम का नियम का डेरिवेशन देखा होगा। ठीक है, आपने ओम का नियम का डेरिवेशन जब करते हैं तो वहां पर अनुगमन वेग आता है हमारे पास वी डी बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला आता है जब हम क्या करते हैं ओम के नियम के द्वारा किसी चालक तार के प्रतिरोध को कैलकुलेट जब करते हैं, जब उसका व्यंजक देखते हैं, ठीक है, डेरिवेशन को देखते हैं, तो वहाँ पे ये एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, उसी डेरिवेशन में वी डी जहाँ पे होता है उसका इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक है, ई वी टाव अपॉन एम एल। ठीक है, क्लियर है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी वोल्टेज, ठीक है, टाव शांतिकाल, एम द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, और एल क्या होता है हमारे पास चालक तार की लंबाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो देखिए ई वी टाव और एम, ठीक है, ये क्या है फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है। सवाल में उसने कह दिया कि जो वोल्टेज है बैटरी की वोल्ट का क्या है नियत है। ठीक है, उसने कह दिया उसने स्पेशली वी का मान क्या है नियत है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, टाव औसत शांति काल भी क्या रहेगा फिर नियत रहेगा। ठीक है, अगर वी चेंज नहीं हो रहा तो टाव भी क्या रहेगा हमारा चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है। अब देखिए क्या हुआ है एल, एल चेंज हुआ है। ठीक है, पहले लंबाई एल थी, बाद में लंबाई कितनी हो गई है 3L हो गई है। ठीक है, यानी लंबाई को क्या कर दिया गया है 3 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको VD1 मान लेते हैं, उसको L1 मान लेते हैं। VD2 तो बाद में क्या हुआ है ई वी टाव अपॉन एम एल टू, दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, समीकरण 1 में क्या कर दिया हमने समीकरण 2 से भाग कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है VD1, और यहाँ से हमारे पास है ये VD2, भाग दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास ई वी टाव अपॉन एम एल वन, और यहाँ से ई वी टाव अपॉन एम एल टू। देखिए ई वी टाव से ई वी टाव, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, ये L1 नीचे आना और ये L2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास L2 बट्टे L1। ठीक है, और जो L2 है वो कितना है हमारे पास 3L1 या 3L। हाँ जी, तो VD1 और यहाँ से हमारे पास VD2, तो L2 हमारे पास 3L है, L1 L है, L से L कट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये VD1 अपॉन VD2 कितना आ गया हमारे पास 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इधर आना है VD1, और ये इधर चला जाएगा 3 टाइम्स ऑफ VD2। हमसे पूछा है जो अनुगमन चाल या अनुगमन वेग है उसका क्या मान हो जाएगा, इनसे VD2 पूछा है, बाद का अनुगमन वेग हमसे पूछा है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास VD1 अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास VD2 का मान, यानी जो बाद का अनुगमन वेग है वो प्रारंभिक अनुगमन वेग का कितना हो जाना है 1/3 गुना। हो सकता है शायद ये आपको दिखाई ना दे, यहाँ लिख देते हैं। तो VD2 जो आया वो कितना आया हमारे पास VD1 अपॉन 3, यानी बाद में जो अनुगमन वेग है वो पूर्व का कितना हो जाना है 1/3 गुना 1/3 गुना। तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।